यूक्रेन में रूस का विनाशक हमला हुआ है। 3 टन के फैब 3000 बॉम्ब से दहला दिया गया है। हमले में यूक्रेनी सैन्य बेस को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेनी सैन्य बेस को बड़ा नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। तो फैब 3000 बॉम्ब से हुआ अटैक आपने देखा। वहीं यूक्रेन के चर्निगोव में भी विध्वंसक हमला हुआ। रूस ने स्कैंडर मिसाइल से यहां अटैक किया। हमले में 20 से ज्यादा सैनिकों की एक साथ मौत हो गई। धमाकों में यूक्रेन के सैकड़ों हथियार नष्ट हो गए। तो एक के बाद एक हमले की ये तस्वीरें बता रही हैं कि अभी भी जंगी ज्वाला कैसे भड़की हुई है। यूक्रेन में फैब 3000 बॉम्ब से किया गया है बड़ा अटैक। 3 टन का बॉम्ब किस तरह से तबाही मचा रहा है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और वहीं यूक्रेन का मिग 29 एयरक्राफ्ट से हमला हुआ है। R-73 एयर टू एयर मिसाइल से हमला। रूस के अटैकिंग ड्रोन को मार गिराया गया। ये देखिए तस्वीरें। और अगली खबर है गाजा से। गाजा में आईडीएफ का नॉन स्टॉप हमला। रिहायशी इलाकों में भीषण एयर स्ट्राइक। हमास की इमारतों को टारगेट करने का आईडीएफ ने किया दावा। धमाकों के बीच भागते नजर आए लोग इधर उधर। ये देखिए तस्वीर। और वहीं गाजा में राहत सामग्री पर हमास का कब्जा हो गया है। हमास के लड़ाकों ने कई ट्रक मदद सामग्री कब्जे में ली। गाजा के पीड़ितों के लिए यूएन एजेंसियों ने भेजी थी ये मदद और अब हमास ने इसे अपनी कस्टडी में ले लिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमास के लड़ाके किस तरह से इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। कई ट्रक राहत सामग्री यूएन की तरफ से भेजी गई थी जिसे हमास ने अपने कब्जे में ले लिया है। और दूसरी तरफ आप देखिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने किस तरह से गाजा में इमारतों को किया है टारगेट। और वहीं लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह समर्थकों का प्रदर्शन हुआ है। सैकड़ों मोटर बाइक्स के साथ बेरूत में बड़ा प्रदर्शन। ये देखिए लेबनान की सरकार का विरोध कर रहे हिजबुल्लाह लड़ाके आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे बेरूत की सड़कों पर। और एक खबर अमेरिका से। न्यूयॉर्क में गन फायर से हड़कंप मच गया। टाइम्स स्क्वायर में ताबड़तोड़ फायरिंग। 17 साल के हमलावर को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। ये देखिए तस्वीरें अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर का ये इलाका जहां पर अचानक गोलीबारी होती है और 17 साल का एक लड़का जो कि गोलीबारी कर रहा था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन कुछ देर के लिए इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। और अहम खबर है पुतिन ट्रंप की मुलाकात से पहले हाई अलर्ट पर है रूस। रूस पर बड़े स्वॉर्म ड्रोन अटैक के बाद अलर्ट। रूस के सारातोव में ऑयल रिफाइनरी को किया गया टारगेट। एंगल्स एयरबेस के नजदीक रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुआ है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रूस के सारातोव में बड़े ड्रोन अटैक अंजाम दिए गए हैं यूक्रेन की तरफ से। और इसके बाद रूस में हाई अलर्ट है। ड्रोन अटैक के बाद रूस पर बड़े स्वॉर्म ड्रोन अटैक के बाद ये अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सारातोव की ऑयल रिफाइनरी की जो कि हमले के बाद धू धू कर जलती नजर आ रही है। और आगे बढ़ते हैं। रूस के सारातोव में 10 से ज्यादा धमाके की खबर है। ऑयल रिफाइनरी के 5 पिलर में आग की खबर है। रिफाइनरी के बड़े हिस्से को भारी नुकसान हुआ है। रूस के बॉम्बर बेस को तेल पहुंचाती है रिफाइनरी। तो ये देखिए तस्वीरें। रूस पर जो बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। खास बात यह है कि पुतिन ट्रंप की बैठक से पहले ये जोरदार हमला करने में कामयाब हुआ है यूक्रेन।
सारातोव को बनाया गया है निशाना। सारातोव के गवर्नर ने इसकी पुष्टि की है। रिफाइनरी टारगेट पर थी, ये साफ नजर आ रहा है, लेकिन आसपास के इलाके को भी भारी नुकसान हुआ है। एंगल्स बेस के पास किस तरह से जोरदार धमाके अंजाम दिए गए, ये तस्वीरें आप देखिए। और पुतिन ट्रंप की मीटिंग से पहले टेंशन बढ़ाने की कोशिश। रूस पर 121 ड्रोन से यूक्रेन का बड़ा अटैक। रूस के 14 इलाकों में एक साथ ड्रोन हमले हुए। ब्रियांस्क, बेलगोरोद, वोरोनेज में बड़ा अटैक हुआ। इसके अलावा कलुगा, तुला, रोस्तोव को दहलाने की गई है कोशिश। तो आप अंदाजा लगाइए इन हमलों का पैमाना कितना बड़ा था। रूस के 14 इलाकों को एक साथ ड्रोन हमले करके दहला दिया गया। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, दिन में हमला, रात में हमला। रूस पर नॉन स्टॉप अटैक की ये तस्वीरें आप देखिए। एक साथ 14 इलाकों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है और ज्यादातर हमले ड्रोन्स के जरिए ही यूक्रेन ने अंजाम दिए हैं, लेकिन इन हमलों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है रूस को। तो पुतिन और ट्रंप को चुनौती, रूस पर हमला। जी हां, अलास्का में होने वाली पुतिन और ट्रंप की बैठक से पहले रूस पर हमले तेज हो गए। रूस के 14 इलाकों में एक साथ स्वॉर्म ड्रोन अटैक किया गया है। रूस पर 24 घंटे में 121 ड्रोन से अटैक हुए हैं। रूस के सारातोव ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। एंगल्स एयरबेस के नजदीक कई धमाके सुने गए। रूस में अगले 4 दिनों में बहुत बड़े हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अशविंदर सिंह बैल साहब, शुरुआत आज आपसे करते हैं। इन हमलों को कैसे आप देखते हैं? यूक्रेन जो कर पा रहा है वो कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि 15 अगस्त की पुतिन ट्रंप की बैठक से पहले यूक्रेन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। हमलों का मतलब क्या है? समीर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, पिछली बार अगर हम को कंपेयर करें, जब पीस एग्रीमेंट के लिए मीटिंग हुई थी, उसके अंदर यूक्रेन और रशिया के ऑफिशियल्स ने आना था, तो उससे एक दिन पहले उन्होंने ऑपरेशन स्पाइडर वेब किया और 20 के करीब बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब भी वो 121 के करीब ड्रोन्स वो भेज के ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं भी रेलेवेंट हूं, यूक्रेन भी रेलेवेंट है। क्योंकि रशिया क्या चाहता है? रशिया चाहता है कि जो भी एरिया उसने अभी तक कंट्रोल कर लिया है, चाहे वो लुहांस्क, डोनेट्स्क और क्रीमिया है, और फिर वो उसको अपना कब्जा चाहता है। वो चाहता है कि वो उसको रिटेन करे और साथ में उसकी और भी मांगे हैं, जैसे डीमिलिटराइज कर दे या फिर कोई फॉरेन पावर ना आए, इलेक्शंस हो। लेकिन सब चीजें हट जाएंगी। एक चीज जो मेन रहेगी उसकी कि नाटो कभी ना ज्वाइन करे, जो नियरली अग्री हो गया है। पर सबसे बड़ी चीज जो उसकी रहेगी कि जो भी टेरिटरीज मैंने अभी तक ऑक्यूपाई की है, खासकर डॉनबास एरिया के अंदर और खासकर जो क्रीमिया है, उस पे मेरा कब्जा बना रहे। और दूसरी चीज आती है कि और अगर जेलेंस्की ने ये मान लिया और कोई भी टेरिटरी दे दी, तो जेलेंस्की का वापस कोई भी इलेक्शन जीतना नामुमकिन है। इस समय वो पॉपुलैरिटी रेटिंग में 20% से भी नीचे है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि रूस और अमेरिका के आज की तारीख में जो संबंध नजर आ रहे हैं, खास करके ट्रंप की पॉलिसी यूक्रेन को लेकर जो नजर आ रही है, उसमें रूस ही विन विन सिचुएशन में नजर आ रहा है। ऐसे में जेलेंस्की को हासिल क्या हुआ इस जंग से, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और देखिए, ट्रंप पुतिन बैठक से पहले रूस को बड़ी साजिश की आशंका है। अलास्का बैठक से पहले फॉल्स फ्लैग अटैक होने का डर है। ब्रिटेन और यूक्रेन कर सकते हैं फॉल्स फ्लैग अटैक, ये रूस की तरफ से एक बयान सामने आ रहा है। शांति वार्ता को पटरी से उतारने की कोशिश हो सकती है। 15 अगस्त को अलास्का में होनी है ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात। तो देखिए, ट्रंप पुतिन वार्ता के खिलाफ साजिश की आशंका कौन जता रहा है, आपको बताते हैं। पुतिन के विशेष दूत हैं किरिल दिमित्रीव, उनकी तरफ से यह कहा गया है
कुछ देश वार्ता में रुकावट पैदा करेंगे, कुछ देश चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म ना हो, चलता रहे। उकसावे और झूठ फैलाने की साजिश होगी, ये किरिल की तरफ से कहा जा रहा है, पुतिन के दूत की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ देश ये चाहते हैं कि युद्ध हमेशा चलता रहे। और अमेरिका में पुतिन की सुरक्षा पर खतरे का दावा। पुतिन का ट्रंप से अलास्का में मिलना खतरनाक साबित हो सकता है, ये कुछ एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं। अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट मार्क स्लेबोदा का बड़ा दावा सामने आया है। ट्रंप का अपनी सरकार पर कंट्रोल नहीं है, ये उन्होंने कहा है। ट्रंप पुतिन मीटिंग के बाद भी युद्ध जारी रहेगा। तो देखिए, जिक्र तो इस बात का भी किया गया है कि ट्रंप ने अब तक क्या क्या किया, सुलेमानी को किस तरह से मरवाया गया, उसका भी वो जिक्र कर रहे हैं। पुतिन को अलास्का में खतरा है क्या? अमेरिका के अलास्का में पुतिन की सुरक्षा पर खतरे का दावा किया गया है। अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट मार्क स्लेबोदा का बड़ा दावा सामने आया है। पुतिन का ट्रंप से अलास्का में मिलना खतरनाक है, ये उन्होंने कह दिया। ट्रंप का अपनी सरकार पर कंट्रोल नहीं है। ट्रंप खुद 2 बार जानलेवा हमले से बचे हैं। ट्रंप ने कई वैश्विक नेताओं को मरवाने की कोशिश की। ट्रंप पुतिन मीटिंग के बाद भी युद्ध जारी रहेगा, ये वो आकलन लगाते नजर आ रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ मौजूद हैं। माथुर साहब, किस तरह से देखेंगे आप इस टिप्पणी को, और क्या वाकई पुतिन को अलास्का में कोई खतरा हो सकता है? जय हिंद समीर, मैं 1-2 बातें बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं जी। पुतिन को खतरा हो या ना हो, अगर जरा भी कुछ वहां पर कुछ हुआ तो हालात बिल्कुल हाथ से बाहर निकल जाएंगे। ये गलती से भी अगर पुतिन को कुछ हो गया तो आप देखेंगे कि ये तीसरा विश्व युद्ध या किसी एटॉमिक युद्ध की शुरुआत हो सकती है। तो जहां तक सवाल ये है कि कहने की बात है कि उनको खतरा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी इस प्रकार का काम वहां पर होने वाला नहीं है। और चूंकि इस बात को वो मान रहे हैं कि वहां खतरा हो सकता है, तो उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। वो मेरा ये मानना है कि वहां पर इस प्रकार का कोई वो नहीं होगा। जहां तक सवाल इस बात का है, देखिए, जब भी 2 देशों के बीच में इस प्रकार की बेलिजरेंट एक्टिविटीज होती हैं और उनके जो डिजायर्ड एंड स्टेट्स होते हैं वो बिल्कुल एक्सट्रीम होते हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई साझेदारी या कोई सीज फायर की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। आप देखेंगे, यूक्रेन चाहता है कि वो क्रिमिया भी वापस ले ले, डॉनबास भी पूरा वापस ले ले, जो कि रूस कभी होने नहीं देगा। रूस कहता है कि हम न केवल डॉनबास ले लेंगे बल्कि हम ओडिशा के ऊपर भी हमला करेंगे, क्रिमिया अपने पास रखेंगे। ये एक्सट्रीम डिजायर्ड एंड स्टेट्स हैं, और ये जब तक कोई ना कोई पूरी तरह से ध्वस्त नहीं होगा, ये सीज फायर मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये जो ट्रंप और पुतिन की बातचीत हो रही है, उसका एजेंडा मुझे यूक्रेन के आगे भी नजर आ रहा है समीर। उससे यूक्रेन से आगे मेरा अर्थ यह है कि वहां पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से मिडिल ईस्ट का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चीज उभर करके आएगी, और ईरान के ऊपर लगातार अनादर हमले का खतरा समीर बढ़ रहा है। नहीं तो माथुर साहब, आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, जैसा ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि यूक्रेन के शामिल हुए बिना, मेरे शामिल हुए बिना इस शांति वार्ता को कोई मतलब ही नहीं है? तो उनकी शामिल होने बिना इसकी शांति वार्ता का कोई मतलब नहीं है, और उनके आने के बावजूद भी इस शांति वार्ता का कोई परिणाम निकलेगा, इसकी भी संभावना मुझे समीर बहुत कम नजर आ रही है। वजह मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि जब तक आप अपने जो डिजायर्ड एंड स्टेट्स हैं उनको मेल्ट डाउन नहीं करेंगे, थोड़ा नीचे नहीं आएंगे, तब तक आप मुझे बताइए कैसे संभावना बनेगी। ठीक बात है, बिल्कुल सर, पॉइंट है आपकी बात में। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर, अलास्का बैठक के बाद रूस जा सकते हैं ट्रंप। पुतिन से महामुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप का रूस दौरा संभव है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बैठक में नए यूक्रेनी क्षेत्रों की मांग करेगा रूस। पूरे डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जा चाहता है रूस, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रशिया न्यूज का ये बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है। तो अलास्का के बाद ट्रंप का रूस दौरा, पुतिन से महामुलाकात के बाद रूस जा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अलास्का में पुतिन के साथ बैठक के बाद रूस दौरे की प्लानिंग है। ट्रंप से मीटिंग में नए यूक्रेनी इलाकों की मांग करेंगे पुतिन। डोनेस्क और लुहांस्क पर पूरी तरह से कब्जा चाहता है रूस।
खार्किव और सुमी से सैनिकों को वापस बुला सकता है रूस। रूस की मांग पर अमेरिका के राजी होने की संभावना है। मॉस्को में पुतिन ने स्टीव विटकॉफ को बता दिया था अपना ये प्लान। रशिया न्यूज के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राजन कुमार जी, किस तरह से इसे आप देखते हैं? ऐसा लग रहा है कि रूस पूरी तरह से विन विन सिचुएशन में है। खबर यह भी सामने आ रही है कि 20% ऐसे इलाके हैं जहां पर रूस ने कब्जा जमा लिया और ये कब्जा किसी भी हाल में रूस छोड़ने के मूड में नहीं है। देखिए समीर, बुलाने के लिए शुक्रिया। देखिए ये जो समीर मीटिंग होने वाली है, ये एक तरह से आइस ब्रेकर तरह से देखें कि पहली मीटिंग है दोनों प्रमुख लीडर की जी। और जिसमें कि अभी पता भी नहीं है कि बात हो रही है कि जेलेंस्की को भी बुलाया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कंफर्म नहीं है। तो वैसे में अभी जो एक तरह से होगा कि उसमें जो बेसिक दोनों के डिमांड्स होंगे काफ़ी मैक्सिमलिस्ट डिमांड होंगे। खासकर रूस का आपने जैसा बिल्कुल सही बताया कि रूस की अभी बढ़त है, रूस का दबदबा है और रूस को लग रहा है कि हमारी शर्त मानने की ज़्यादा संभावना है, चूंकि यूक्रेन को भी शामिल नहीं किया जा रहा। तो वैसे में जो रूस के जो डिमांड्स हैं वो एक तो मैक्सिमलिस्ट डिमांड है जिसमें कि टेरिटरीज और भी ज़्यादा मांग करने की बात करेंगे, किसी भी तरह का सपोर्ट फिनेंशियल या फिर मिलिट्री सपोर्ट इत्यादि बंद करने की बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस बात पे पुतिन मान सकते हैं उसमें अगर क्राइमिया और कुछ इलाका जो खासकर रूसी जो बहुत बाहुल्य क्षेत्र हैं यूक्रेन का जिस पे अभी रूस का कब्जा है, अगर उसको मानने के लिए यूक्रेन तैयार हो जाए या अमेरिका तैयार हो जाए कि वो रूस के साथ रहेगा तो संधि हो सकती है। दूसरी शर्त निश्चित रूप से माननी पड़ेगी ट्रंप को, वह है कि यूक्रेन किसी भी हाल में नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। यह मुझे लगता है कि मिनिमम बेसिक डिमांड रहेगा उनका पुतिन का, और इस पे अगर यूक्रेन मानता है और यूक्रेन के लिए अमेरिका अगर वह मानता है और अमेरिका फिर दबाव बनाने की कोशिश करता है यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन पे, तो इन शर्तों पे बातचीत हो सकती है। उसके बाद सेकेंडरी सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन, फ्रीजिंग एसेट इत्यादि जो किया गया है, तो रूस चाहेगा कि इन सारी बातों पर भी चर्चा हो। तो ये इन सारी बातों की संभावना है दोनों देशों के बीच। ठीक है सर, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए इस बीच अलास्का बैठक में जेलेंस्की को बुलाने पर विचार हो रहा है। पुतिन के साथ बैठक में जेलेंस्की को बुला सकते हैं ट्रंप। जेलेंस्की को आमंत्रित करने पर व्हाइट हाउस में मंथन चल रहा है। त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार हैं, ये व्हाइट हाउस कह रहा है। अमेरिका के NBC न्यूज के हवाले से ये बड़ा दावा सामने आ रहा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप अब इस बात को लेकर राजी होते हुए दिख रहे हैं कि इस मीटिंग में, इस शांति वार्ता में जेलेंस्की को बुलाया जा सकता है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट होगा। अलास्का बैठक में जेलेंस्की, पुतिन के साथ मुलाकात में जेलेंस्की को बुला सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। जेलेंस्की को आमंत्रित करने पर व्हाइट हाउस में मंथन। पुतिन जेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार है। 15 अगस्त को ट्रंप पुतिन बैठक की पुष्टि के बाद यह रिपोर्ट आई है। व्हाइट हाउस के सीनियर अधिकारी और चर्चा में शामिल 3 लोगों के हवाले से यह बड़ा दावा किया गया है। ट्रंप से समझौते से पहले जेलेंस्की से मिलने से इनकार कर चुके हैं पुतिन, लेकिन अलास्का में होने वाली मीटिंग में जेलेंस्की भी मौजूद रह सकते हैं। लेकिन ट्रंप पुतिन मुलाकात से पहले जेलेंस्की ने बागी तेवर दिखाए हैं। यूक्रेन की जमीन रूस को हरगिज नहीं देंगे, ये कह दिया है जेलेंस्की ने। तो जेलेंस्की के बागी तेवर आपने देखे। अलास्का में ट्रंप पुतिन मुलाकात पर जेलेंस्की भड़के हुए हैं। यूक्रेन की जमीन रूस को हरगिज नहीं देंगे, ये कह दिया उन्होंने। यूक्रेन के बगैर समझौते का कोई मतलब नहीं है। यूक्रेन के लिए शांति का रास्ता यूक्रेन के साथ मिलकर तय होगा। यूक्रेन के बगैर वार्ता जंग में रूस को और मजबूत करेगी। ट्रंप ने कहा था समझौते के लिए जमीनों की अदला बदली हो सकती है। ये किस तरह की अदला बदली का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं बहल साहब, और रजामंदी होती हुई कहां नजर आ रही है? पहले तो ये पूरा मामला ही एक तरफा नजर आ रहा था कि जेलेंस्की मौजूद ही नहीं रहेंगे, सिर्फ ट्रंप और पुतिन के बीच वार्ता होगी, लेकिन अब जेलेंस्की शामिल हो रहे हैं। तो क्या कुछ हासिल हो सकता है? यूक्रेन को भी इसकी उम्मीद बढ़ी है। देखिए, कुछ एरियाज हैं सुमी और खार्किव के जो इस समय रशिया ने ऑक्यूपाई करके रखे हैं, कंट्रोल करके रखे हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि उसको बफर जोन बनाएंगे। उसी तरीके से कुछ एरियाज लुहांस्क और डोनेट्स्क के भी उसके आगे वो जा चुके हैं, पोक्रोव्स्क के पास। और कहीं ना कहीं जो अटैक्स चल रहे हैं ज़ापोरिजिया के पास, तो ज़ापोरिजिया में वो अपना होल्ड करके रखना चाहते हैं रशिया। तो ये बारगेनिंग चिप्स हो सकती है, यानी कि सुमी
खार्किव, ज़पोरिज़िया के पास और पोक्रोवस्क के पास जो एरियाज हैं, वो एरियाज बार्गेनिंग चिप हो सकती है कि डॉनबास का एरिया रशिया रख ले, क्रीमिया रशिया रख ले, और बाकी जो एरियाज जहां पे रशिया ने अपना इंक्रेस किया है वो उनको दे दे। लेकिन दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, स्टीव विटकॉफ की जो मीटिंग हुई है रशिया के अंदर प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, उन्होंने उसे प्रोडक्टिव पॉजिटिव बोला है। यानी कि कहीं कुछ हद तक उनकी समझ में, दोनों की समझ में एक समानता आ रही है। दूसरी चीज है कि जो उन्होंने मीटिंग की जेडी वैंस ने यूके के अंदर, जहां पे वो ज़ेलेंस्की को भी मिले और मिले दूसरे यूरोपियन लीडर्स को भी, तो उसके अंदर भी उन्होंने कहा प्रोग्रेसिव मीटिंग है। तो कहीं ना कहीं कुछ जो एरिया है, समानता है, वो नजर आ रही है। लेकिन ये कहना कि इस मीटिंग के अंदर ही सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी, सॉल्यूशन आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। पुतिन नहीं चाहते ज़ेलेंस्की को मिलना जब तक बेसिक जो उनकी डिमांड है, जो कि डॉनबास और क्रीमिया है, वो उनको मिल जाए। और ये चीज आप देखेंगे आगे होने वाली है। एक दिन जब भी कोई पीस एग्रीमेंट आता है तो डॉनबास और क्रीमिया का एरिया रशिया नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर देखिए होगा वही जो पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे। ज़ेलेंस्की की मौजूदगी से क्या फर्क पड़ेगा? ज़ेलेंस्की जो कह रहे हैं, क्या उसे किसी भी हाल में मानने के लिए पुतिन तैयार होंगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी संभावना अगर जवाब की बात की जाए तो ना में नजर आती है। बिल्कुल बने रहे आप सभी खास मेहमान हमारे साथ। लेकिन अब हम रुख करने जा रहे हैं ईरान के वॉर जोन का। ईरान में हाई अलर्ट। आखिर न्यूक्लियर टारगेट जो है वो क्यों फिक्स किया जा रहा है, और जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वो क्या निशाने पर हैं इजराइल के? ये है बड़ा सवाल। देखिए, अहम खबर है, सेंट्रल ईरान में धमाके के बाद हाई अलर्ट है। सावे के इकोनॉमिक जोन में धमाके से हड़कंप मचा है। धमाके के बाद बड़े इलाके में फैली आग। 600 कंपनियों के एरिया में आग से तबाही। तस्वीरें आपके सामने हैं ईरान के सावे की। ये देखिए किस तरह से धमाके के बाद एक बड़ा इलाका, ईरान के सावे का इकोनॉमिक जोन है ये, और धमाके के बाद कैसे एक बड़ा इलाका आग की चपेट में है, ये तस्वीरें आपके सामने। और ईरान इराक बॉर्डर के नजदीक धमाका हुआ। मेहरान क्रॉसिंग में धमाके के बाद फैली आग। धमाके के पीछे मोसाद के हाथ की आशंका। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ आपको दिखा रहे हैं ईरान का सावे इलाका जहां पर इकोनॉमिक जोन मौजूद था, वहीं पर धमाका हुआ है। एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ एक और धमाके की तस्वीरें आपके सामने हैं जिसके पीछे मोसाद के हाथ की आशंका जताई गई है। ये ईरान इराक बॉर्डर के पास का इलाका है जहां पर धमाके हुए। और बड़ी खबर है, ईरान के वैज्ञानिकों की हत्या की साजिश को लेकर बंकर में छिपे ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक। सेफ हाउस में ईरानी वैज्ञानिकों को शिफ्ट किया गया है। 70 ईरानी वैज्ञानिकों को इजराइल टारगेट कर सकता है, ये रिपोर्ट सामने आ रही है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावा किया गया है। तो ये खबर बड़ी है, ईरान के लिए चिंताजनक खबर है। इजराइल के टारगेट पर ईरानी वैज्ञानिक। ईरान के करीब 70 वैज्ञानिकों की हत्या की साजिश रची गई है। ईरानी वैज्ञानिकों को सेफ जोन में शिफ्ट किया गया है। परमाणु वैज्ञानिकों को बंकर में छिपाया गया है। 30 ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या कर चुका है अब तक इजराइल, और जो बाकी परमाणु साइंटिस्ट हैं वो भी उसके निशाने पर हैं। मिसाइल सिस्टम, वॉर हेड डेवलपर, न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े वैज्ञानिक इस वक्त इजराइल के टारगेट पर हैं, निशाने पर हैं। और देखिए, ईरान में बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं मोसाद के जासूस। ईरान में मोसाद के 20 जासूसों के पकड़े जाने के बाद अलर्ट जारी हुआ है। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट के संपर्क में थे मोसाद के कुछ जासूस। ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या की साजिश में ये शामिल बताए जा रहे हैं। ईरान के अंदर टारगेट ड्रोन अटैक की ये तैयारी कर रहे थे।
तो ईरान में मोसाद बड़े हमले की तैयारी में है। ईरान के अंदर मोसाद बहुत बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। ईरानी वैज्ञानिकों पर हमले के लिए जासूसी कर रहा है मोसाद। ईरान में 9 जगहों से मोसाद के लिए जासूसी कर रहे कुल 20 एजेंट्स गिरफ्तार हुए हैं। मोसाद के कुछ एजेंट्स ईरानी वैज्ञानिकों के भी कांटेक्ट में थे। गिरफ्तार वैज्ञानिक रूसबे वादी से जानकारी हासिल कर रहे थे। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। मेजर जनरल अनुज माथुर, किस तरह से आप देखेंगे सर इस बड़ी खबर को? और ये लगातार हमने देखा बीते दिनों भी जब जंग चल रही थी और ईरान पर बड़े अटैक्स अंजाम दिए गए, तो हम सबको यह पता चला कि कैसे मोसाद का पेनिट्रेशन ईरान के अंदर हो चुका था बड़े पैमाने पर। और अब एक बार फिर न्यूक्लियर साइंटिस्ट निशाने पर हैं इजराइल के। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है, सबको पता है कि ये जो मोसाद का जो डिटेक्टिव इकोसिस्टम ईरान के अंदर है, वो कोई अभी नहीं बना है। हाँ। सालों से वो वहां पर काम कर रहे हैं, सालों से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इकट्ठा किया है, सालों से अपना उन्होंने नेटवर्क वहां पर स्थापित कर रखा है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि चाहे वो इस्माइल हानिया का असैसिनेशन हो या कोई भी हो, कितनी खूबी और कितनी सफाई के साथ वो इनके ऊपर हमला करने में सक्षम रहते हैं। अभी भी वही बात है। हालांकि ईरान ने क्रैकडाउन करा हुआ है मोसाद के एजेंट्स के ऊपर अपने इलाके में, लेकिन फिर भी उनको भी इस बात का ज्ञान है कि वो मोसाद के जो लोग हैं वहां पर किस प्रकार से हमला कर सकते हैं। एक बात बिल्कुल साफ है कि अमेरिका और इजराइल दोनों बिल्कुल नहीं चाहते कि ईरान परमाणु बम बनाने की राह पर अग्रसर हो, और उसके लिए वो चाहे कुछ भी करने को तैयार होंगे। और उनका एक बहुत बड़ा और आसान तरीका जो उनको नजर आ रहा है, सॉफ्ट टारगेट्स हो सकते हैं कि आप उनके जो लोग न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रिटार्ड हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो मैं बात कहने की उस समय प्रयास कर रहा था कि जो अलास्का मीटिंग हो रही है, वहां पर ईरान भी डिस्कस होगा। और मेरे को ये लग रहा है कि वहां बताया जाएगा पुतिन को कि आपको हम यहां पर कंसेशन करवाते हैं, आपको ये थोड़ा चंक ऑफ टेरिटरी यूक्रेन की दिलवाते हैं, और आप ईरान से दूर रहिए, हम लेट अस सॉर्ट आउट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम और न्यूक्लियर डिजाइन। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कोई एक एफर्ट हो सकता है। ये बात बिल्कुल साफ है। ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर कि अलास्का में जो पुतिन और ट्रंप के बीच वार्ता होने वाली है, उसमें ईरान को लेकर भी डिस्कशन मुमकिन है कि रूस किस कदर ईरान का साथ दे या फिर ना दे। क्या रूस की पॉलिसी भी इस मीटिंग के बाद ईरान को लेकर चेंज होगी? ये अपने आप में निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है। और देखिए, ईरान के न्यूक्लियर साइट में तेजी से काम शुरू हो गया है। परमाणु फैसिलिटी में नई सड़कें तैयार की जा रही हैं। फोर्दो और इस्फहान फैसिलिटी में नए कंस्ट्रक्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए, सैटेलाइट पिक्चर्स आपको दिखा रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए CSIS की ये रिपोर्ट सामने आई है। फोर्दो और इस्फहान में नया कंस्ट्रक्शन नजर आ रहा है। तो ये खबर बड़ी है। ईरान में न्यूक्लियर साइट पर बड़े पैमाने पर फिर काम शुरू हो गया है। इस्फहान में 17 डैमेज बिल्डिंग्स फिर से बनाई जा रही हैं। इस्फहान जहां पर नुकसान हुआ था, वहां से जो नई सैटेलाइट पिक्चर सामने आई हैं, वो ये साफ तौर पर बता रही हैं कि एक बार फिर बड़े पैमाने पर यहां निर्माण शुरू हो गया है। इससे पहले ईरान से लगातार ऐसी खबरें सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि परमाणु कार्यक्रम हम किसी भी हाल में रोकेंगे नहीं, कंस्ट्रक्शन शुरू होगा जल्द ही। लेकिन अब उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। कोलांग फैसिलिटी में नई सड़क तैयार की जा रही है। ये देखिए, जो सैटेलाइट पिक्चर है उसमें साफ तौर पर ये नई सड़कें जो तैयार की जा रही हैं ये नजर आ रही हैं, यानी बड़े पैमाने पर और बहुत तेजी से यहां पर काम चल रहा है। वहीं फोर्दो साइट की बात की जाए तो जहां हमला हुआ था वहां पर क्रेटर भरे गए हैं। ये फोर्दो न्यूक्लियर साइट है जहां पर अमेरिका ने बड़े हमले अंजाम दिए थे। हालांकि बार बार ईरान की तरफ से यह दावा किया गया है कि ज्यादा नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन अब वहां पर भी बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और बहुत तेजी से काम हो रहा है। इन तस्वीरों को, इन सैटेलाइट पिक्चर्स को देखकर यह साफ मालूम पड़ता है। 48 घंटे में इजराइल को तबाह करने की चेतावनी सामने आई। 48 घंटे में इजरायली सेना को नेस्तनाबूद करने की दी गई है वार्निंग। इजराइल से नए युद्ध की तैयारी कर रहा है ईरान। इजराइल पर मिसाइलों से हमले की तैयारी है। ईरान पर हमला हुआ तो तेहरान लेगा भयानक बदला।
और एक और अहम खबर, आर्मेनिया में कॉरिडोर बनाने पर ईरान भड़का हुआ है। खामेनेई के सलाहकार वेलियाती ने अमेरिका को इसे लेकर चेतावनी दे दी है। जंग-ए-ज़ुर कॉरिडोर रोकने की ईरानी धमकी सामने आई है। भाड़े के सैनिकों का कब्रिस्तान बनेगा कॉरिडोर। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच कॉरिडोर बनाने का समझौता। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फोर्डो और इस्फहान में बड़े पैमाने पर काम शुरू हो गया है। सैटेलाइट पिक्चर्स आपके सामने हैं। इजराइल पर मिसाइलों से हमले की तैयारी की जा रही है ईरान की तरफ से, और खामेनेई के सलाहकार अमेरिका को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। राजन जी, अब क्या बड़ी वजह आप मानते हैं इजराइल की तरफ से जो बार बार ईरान पर कुछ हमले हो रहे हैं, आगे बड़े हमलों की साजिशें रची जा रही हैं, मोसाद को बड़े पैमाने पर एक्टिव किया गया है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट इजराइल के निशाने पर हैं। अब आगे क्या होता हुआ आप इस रीजन में देख रहे हैं और क्यों? देखिए समीर, वहाँ पे मुझे ईरान पे और जो वेस्ट एशिया में चल रहा है वहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी एमिकेबल सोल्यूशन की बात हो रही है। या अब तो यह हो रही है कि गजा को पूरी तरह से इजराइल कब्जा करेगा, और गजा को पूरा कब्जा करता है तो आप मान के चलें कि जो समस्या है वहीं का वहीं रह जाएगा। क्योंकि जो 2 स्टेट सोल्यूशन की जो बात करते थे, जिसको भारत भी सपोर्ट करता है, ऑफिशियली सपोर्ट करता है, पार्लियामेंट में हमने सपोर्ट किया है, लेकिन वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब इजराइल तो पूरी तरह से उसको कब्जा है, तो वहाँ पे ईरान का इशू बना रहेगा। दूसरा, जहाँ तक इजराइल की पॉलिसी है कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ख़त्म करना, तो सब लोग जानते हैं कि उन्होंने ईरान ने उसको ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया था, उसके जो सेंट्रीफ्यूजेस थे उसको। दूसरे उसके जो साइंटिस्ट हैं उसको आप कभी एलिमिनेट कर नहीं सकते। और तीसरी बात कि अभी उनकी जो एम्बिशन है, जो कैपेबिलिटीज़ है, उसको आपने ख़त्म किया नहीं, तो इसका मतलब यह होता है कि इजराइल फिर से हमला कर सकता है, इसकी पूरी संभावना है। और एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अभी हुआ है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में आपने दिखाया कि वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुए। काफ़ी दिनों से 91 से यह युद्ध चल रहा था, लेकिन वो एक ट्रम्प कॉरिडोर, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रम्प कॉरिडोर उसको बोला जा रहा है, कि जिससे जो अजरबैजान का इलाका जो बीच में आर्मेनिया था उसके माध्यम से वो फिर से कनेक्ट कर पाएंगे और एक्सपोर्ट इत्यादि कर पाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि उसको ईरान बोल रहा है कि हम उस कॉरिडोर को नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे भी जो अजरबैजान अभी तक बचा हुआ था इस ढंग के, वहाँ पे भी हमले हो सकते हैं। तो मामला काफ़ी जटिल है और मुझे कोई भी सोल्यूशन होता हुआ वहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा पॉइंट निकलकर सामने आ रहा है। और आप देखिए हालात क्या हैं, तैयारियां क्या हैं, किस तरह से बड़ी बड़ी प्लानिंग हो रही है। यानी ईरान और इजराइल का भी ये वॉर फ्रंट किसी भी वक्त धधक सकता है, इसके आसार नजर आ रहे हैं। एक बार फिर लौटते हैं रूस पर हमला, पुतिन ट्रंप से साजिश। ये खबर क्या है, इसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल यूरोप को नामंजूर पुतिन का युद्ध विराम प्रस्ताव। जी हां, यूरोप का रुख, उसकी राय बिल्कुल अलग नजर आ रही है। अलास्का में बातचीत से पहले पुतिन की शर्तें खारिज कर दी गई हैं। पुतिन ने यूक्रेन से डोनबास छोड़ने को कहा था। यूरोप ने रूस से तत्काल युद्ध विराम की मांग की। बातचीत से पहले यूक्रेन को नाटो सदस्यता की भी मांग की गई है। तो ईयू का रुख डोनाल्ड ट्रंप के रुख से भी बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। तो क्या ट्रंप पुतिन मुलाकात के खिलाफ है यूरोप? जी हां, यूरोप और यूक्रेन को नामंजूर पुतिन का युद्ध विराम प्रस्ताव। अलास्का में ट्रंप से बातचीत से पहले पुतिन की शर्तों को खारिज कर दिया गया है। पुतिन ने यूक्रेन से डोनबास समेत कब्जे वाले इलाके छोड़ने को कहा था। डोनेट्स्क से यूक्रेनी फौज जाए तो रूस खेरसन खाली करेगा। डोनेट्स्क के बदले ज़ैपोरिजिया भी छोड़ दें रूस के सैनिक, ये ईयू का पॉइंट ऑफ व्यू है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मिले ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और कीथ केलॉग से भी यूरोपीय नेताओं की चर्चा हुई है। तो आप देखिए, ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले नाटो भी अलर्ट मोड पर है। रूसी बॉर्डर के नजदीक नाटो की बड़ी तैनाती हुई है। पोलैंड के 34,000 सैनिकों का डिप्लॉयमेंट। ये देखिए बेलारूस से सटे बॉर्डर के नजदीक किस तरह सैन्य मूवमेंट हो रहा है। तो ट्रंप पुतिन की मुलाकात को लेकर नाटो भी अलर्ट है। रूस के कैलिनिनग्राद के पास नाटो की मूवमेंट।
पोलैंड में बॉर्डर पर 34,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। बेलारूस और यूक्रेन से सटे बॉर्डर के पास भी सैन्य तैनाती हुई है। नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम पोलैंड में एक्टिव हो गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी की एलीट यूनिट पोलैंड के लिए रवाना हो गई। और वहीं रूस से बड़ी जंग की तैयारी में पोलैंड नजर आ रहा है। रूस से लगे बॉर्डर पर ब्लैक पैंथर टैंक्स की तैनाती की गई है। कैलिनिनग्राड बॉर्डर पर पोलैंड की किलेबंदी देखिए। सुवाल्की कॉरिडोर के नजदीक पोलैंड की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड तैनात हो गई है। पोलैंड से जवाबी हमले को तैयार हैं नाटो के F-35 फाइटर जेट। तो रूस से युद्ध की तैयारी में है पोलैंड। रूस के कैलिनिनग्राड बॉर्डर पर ब्लैक पैंथर टैंक्स की तैनाती कर दी गई है। यह बड़ा डेवलपमेंट है। कैलिनिनग्राड पर वैसे ही एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बेलारूस बॉर्डर के नजदीक K2 ब्लैक पैंथर्स तैनात किए गए हैं। किसी भी वक्त यहां पर टेंशन बढ़ सकता है। दक्षिण कोरिया से पोलैंड को K2 ब्लैक पैंथर टैंकों की पहली खेप मिली है। तो युद्ध की तैयारी में पोलैंड कैसे है ये आप देखिए। बहल साहब, कैलिनिनग्राड को क्या वाकई निशाना बनाया जा सकता है? रूस को इस बात का डर तो है। आपका ऑडियो म्यूट हो गया सर। जी, कैलिनिनग्राड जो है वो बाल्टिक स्टेट्स जैसे कि लिथुआनिया और साथ में पोलैंड इस साइड पे साउथ पे, तो उसके बीच में आता है। ये छोटी सी टेरिटरी है, पर यहाँ पे इनकी नेवी, रशिया की नेवी स्थित रहती है। ये एक ऐसा वल्नरेबिलिटी है रशिया की जो कि इसके अंदर एक वेज की तरीके से है। तो इन्होंने जो भी फोर्सेस अभी डिप्लॉय किए हैं, जो भी एयरक्राफ्ट F-35 हो गया, टैंक्स हो गए या दूसरी फोर्सेस डिप्लॉय कर रहे हैं, ये एक प्रेशर पॉइंट है रशिया के ऊपर, ना कि वो इंडिविजुअली कोई भी प्लान कर रहा है इस समय वॉर करना। क्योंकि अगर अमेरिका साथ में नहीं है नाटो के और अमेरिका की मर्जी नहीं होगी वॉर के लिए, युद्ध के लिए, तो कोई भी इंडिविजुअल देश के अंदर उतनी ताकत नहीं है। यूके की फोर्सेस देखिए तो 75,000 है। अब फ्रांस, जर्मनी, इन सब की फोर्सेस देखिए, अगर इनको सबको भी मिला लें तो ये यूएस फोर्सेस के बराबर नहीं पहुंचती। तो ना ही एक साथ मिलके अलग अलग जो इंटीग्रेशन करती है फोर्सेस, वो अमेरिका ज्यादातर करता था इंटीग्रेशन अमेरिकन कमांड एंड कंट्रोल के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिविजुअली यूरोप कभी भी रशिया के अगेंस्ट वॉर शुरू करेगा, लेकिन वो एक प्रेशर पॉइंट जरूर बना रहा है, वो उकसा रहा है रशिया को। अगर रशिया ने कोई भी अटैक किसी भी नाटो देश के अंदर कर दिया तो 32 के 32 देश फिर उसके साथ युद्ध पे उतर जाएंगे। रशिया ये बिल्कुल समझता है, रशिया कभी भी इस ट्रैप के अंदर नहीं फंसेगा और वो चाहेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कोई ना कोई सॉल्यूशन लेके आए। इसी वजह से ये सॉल्यूशन की प्रथा शुरू हो गई है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और इस डिस्कशन में हमारे साथ हमारे दर्शकों को इस मुद्दे पर इतना कुछ बताने के लिए, जानकारी देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेबनान से अहम खबर है। लेबनान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में इजराइल है। हिजबुल्लाह पर ऑल आउट अटैक की तैयारी की जा रही है। इजराइल ने अमेरिका, ब्रिटेन को दी है जानकारी। किसी भी वक्त लेबनान पर मिसाइल अटैक का अलर्ट जारी हुआ है। इजरायली तैयारी पर रॉयल इंटेल की यह रिपोर्ट है। और देखिए, इजरायली हमले को लेबनान सरकार का समर्थन। हिजबुल्लाह पर हमले के लिए लेबनान सरकार तैयार। हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वक्त बदल गया, हालात बदल गए लेबनान के अंदर। अमेरिका को लेबनान में सिविल वॉर की आशंका है। लेबनान के अधिकारियों के हवाले से ईरान ऑब्जर्वर की ये रिपोर्ट सामने आई। और बड़ी जानकारी, हिजबुल्लाह को खत्म नहीं होने देगा ईरान, हिजबुल्लाह को मिटने नहीं देगा ईरान। खामनेई के वरिष्ठ सलाहकार वेलियाती ने यह चेतावनी दी है। लेबनान सरकार के फैसले का विरोध करेगा ईरान, हिजबुल्लाह का समर्थन करता रहेगा ईरान। तो लेबनान में नए युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। लेबनान में किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है इजराइल।
हिजबुल्लाह पर ऑल आउट अटैक की तैयारी में इजराइल है। लेबनानी सरकार ने इजराइल को हमले का समर्थन दे दिया है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ईरान ने लेबनान सरकार के फैसले पर चेतावनी दी। खामनेई के सलाहकार ने कहा, हिजबुल्लाह को किसी भी हाल में खत्म नहीं होने देंगे। और देखिए एक बड़ी खबर, अमेरिका दौरे पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का 2 महीने के अंदर अमेरिका का दूसरा दौरा। अमेरिकी जनरल जॉन डैन केन से आसिम मुनीर ने मुलाकात की है। अमेरिका के टॉप जनरल को पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। पेंटागन के बड़े अधिकारियों से मुनीर की हो सकती है मुलाकात। तो देखिए ये डेवलपमेंट बहुत अहम है। पहलगाम में आतंकी हमले में आसिम मुनीर की क्या भूमिका थी, इसे दुनिया जानती है। और आतंकी मुल्क के जनरल को किस तरह से स्वागत सत्कार के साथ बुलाया जा रहा है बार बार, ये भी दुनिया देख रही है। अमेरिका दौरे पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का 2 महीने के अंदर ये अमेरिका का दूसरा दौरा है। अमेरिकी जनरल जॉन डैन केन से आसिम मुनीर ने मुलाकात की है और उन्हें पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। पेंटागन के बड़े अधिकारियों से मुनीर की मुलाकात इस दौरे में संभव है। और देखिए खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में पाकिस्तानी सेना पर हमला हो गया। टीटीपी की पाकिस्तानी सेना पर अंधाधुंध फायरिंग। ये देखिए पाकिस्तानी सेना का भी टीटीपी पर जवाबी हमला, यानी एक तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के जवान, आमने सामने की जंग चल रही। दोनों तरफ से फायरिंग में कई सैनिकों की मौत हुई।